ईरान ने भारत, पाकिस्तान समेत कई देशों के टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की परमिशन दे रखी है। बस नहीं पार कर सकते वो हैं यूएस और इनके अलाइड के टैंकर्स। इधर जिन देशों को ईरान ने परमिशन दे रखी है वो इस भरोसे पर दे रखी है कि वो ईरान के दोस्त हैं, पर इधर इन्हीं दोस्तों में कोई एक ईरान से गद्दारी कर गया। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ है टीवी पर। तो 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने बातचीत में अपनी सीरियसनेस को दिखाने के लिए ट्रंप के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव प्रेजेंट्स भिजवाए हैं, पर ट्रंप ने ये नहीं बताया था कि वो गिफ्ट्स या प्रेजेंट्स क्या थे। कल ट्रंप ने फाइनली इस बात का खुलासा किया कि वो गिफ्ट 10 ऑयल टैंकर्स थे जो ईरान ने यूएस के लिए भिजवाए थे। ट्रंप की इस बात पर हैरानी तब तक नहीं हुई जब तक ट्रंप ने ये नहीं कहा कि वो टैंकर्स पाकिस्तानी फ्लैग लगाए हुए थे। You know, I told you about a present, right? Steve, can I reveal the present? You can do anything you want. Thank you. They said to show you the fact that we're real and solid and we're there. We're going to let you have 8 boats of oil. 8 boats. 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. And I didn't think much about it. And then I watched the news, and they said, a very good anchor, actually, happened to be Fox. But I watched it, and he said, something's unusual happening. There are 8 boats that are going right up the middle of the Hormuz Strait. 8 big tankers are going loaded up with oil right through. And I said, well, I guess they were right, and they were real, and I think they were Pakistani flagged. लगता है डोनाल्ड ट्रंप बहुत चाहते हैं अपने फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को। इधर ट्रंप का जब से बातचीत का ड्रामा शुरू हुआ है तब से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची बराबर ये बात कहते आ रहे हैं कि ईरान यूएस से कोई बातचीत नहीं कर रहा। हम मीडिएटर्स या फिर कहें कि दलालों के माध्यम से मैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं, पर उसे हम बातचीत कंसिडर नहीं करते। No negotiations have taken place so far. I state firmly that there has been no negotiation or dialogue with the American side. However, in recent days, the American side has begun sending various messages through different intermediaries. Messages being conveyed through our friendly countries, and us responding by stating our positions or issuing the necessary warnings is not called negotiation or dialogue. It is simply an exchange of messages through our friends. दलाल से याद आया, इधर पाकिस्तान का नाम तब से बराबर न्यूज में बना हुआ है। वजह यह है कि पाकिस्तान ने यूएस ईरान के बीच मीडिएशन की बात उठाई है। इवन ये तक कह डाला है कि ये मीटिंग इस्लामाबाद में होस्ट करवाई जाएगी। ये छोड़िए, ये फिर भी कम है। ये तो इवन लावारिस खबरों के वारिस बनकर ये भी कहते फिर रहे हैं कि पाकिस्तान के कहने पर यूएस इजराइल ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरागची और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बघेर गलीब बफ की जान बख्श दी, वरना ईरान में कोई बातचीत करने वाला ही ना बचता। तो मालिक डोनाल्ड ट्रंप के शागिर्द हैं और अच्छी ट्रेनिंग ले रहे हैं हर चीज को क्लेम कर। यहाँ पर तो ये वही बात हो गई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। एनीवे, तो हु हल्ला भारत में भी शुरू हुआ है। ये कहा जा रहा है कि इंडिया इज मिसिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ मीडिएटर बिटवीन यूएस एंड ईरान। इस पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर श्री एस जयशंकर साहब ने कहा कि भारत पाकिस्तान की तरह दलाली नहीं करता। अब इस पर भी लोग ज्ञान दे रहे हैं कि ये शब्द मर्यादित भाषा का हिस्सा नहीं है। एक सीनियर मिनिस्टर को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती, लेकिन दलाल शब्द कोई गाली नहीं है। दलाल का मतलब ही ब्रोकर होता है। इनफैक्ट मुंबई में जहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग्स हैं, उस एरिया को ही दलाल स्ट्रीट या दलाल पथ कहा जाता है। तो दलाल शब्द कोई गाली नहीं। और पाकिस्तान की जब बात आती है तो बिल्कुल भी नहीं। पर फिर भी मुझे लगता है कि मीडिएशन करना कोई दलाली नहीं होता अनटिल आप न्यूट्रल हैं और दोनों ही मीडिएटिंग पार्टीज आप पर भरोसा करती हैं। पर ये जो पाकिस्तान ने हरकत की है, पाकिस्तानी झंडा लगाकर 8-10 टैंकर्स निकाले, ईरान ने उन्हें जाने दिया ये सोचकर कि ये पाकिस्तान के लोगों के लिए जा रहे हैं, पर पाकिस्तान के रंगा और बिल्ला ने इनको यूएस की तरफ मोड़ दिया। इसको आप कहेंगे दलाली। इनफैक्ट इसको आप कुछ और भी कह सकते हैं, मैं यहाँ वो बोल नहीं सकता। या फिर भी ये जो कुछ हुआ है या जिस तरह की हेडलाइंस बन रही है, ये सब कुछ इतना स्ट्रेट और सिंपल भी नहीं है। अब देखिए, क्लेम मास्टर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे व्यक्ति हैं जो सांस कम लेते हैं और झूठ ज्यादा बोलते हैं, और इसी वजह से कभी कभी इनके झूठ सच हो जाते हैं और यही इनको अनप्रिडिक्टेबल बनाता है। अब ये जो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ईरान ने इनके लिए गिफ्ट भिजवाए हैं और वो भी पाकिस्तान के हाथों, ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता। पहली बात तो यह है कि ईरान ऐसा कुछ करेगा नहीं। दूसरी बात, अगर ईरान को ऐसा कुछ करना भी होता
तो वो खुद के टैंकर्स यूज करता या दुनिया के और भी देशों के टैंकर्स यूज कर सकता था। 10 टैंकर्स थे तो कई देशों के फ्लैग यूज हो सकते थे, सारे के सारे पाकिस्तानी ही क्यों? और सवाल सिर्फ यही नहीं है, सवाल ये भी है कि अगर पाकिस्तान के रंगा और बिल्ला ने अपने लोगों को, ईरान को धोखा देते हुए मालिक डोनाल्ड ट्रंप की खिदमत में इतना बड़ा रिस्क लिया है, तो मालिक ने ओपनली पाकिस्तान का नाम क्यों ले लिया? शाबाशी देने के लिए तो नहीं, खासकर इस वक्त जब मिडिल ईस्ट में सिचुएशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल है। ऑब्वियसली इससे ना ईरान में ना पाकिस्तान के अंदर खुद इनकी कोई तारीफ होने वाली है, ना मुनीर के 1-2 हजार मेडल्स में 200-400 मेडल्स और जुड़ने वाले हैं। इससे क्या होगा ये आप भी अंदाजा लगा सकते हैं, और मैं तो लगा ही रहा हूं। पिछले दिनों ईरान ने पाकिस्तान का एक टैंकर भी रोका था। असल वजह क्या थी ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, पर अब लगता है कि ये इंसिडेंट आइसोलेटेड नहीं था। इसको आप इस कंडीशन से भी जोड़कर देख सकते हैं। हो सकता है ईरान को डाउट हो गया हो। एनीवे, फिलहाल इस सब तर्क वितर्क से जो कंक्लूजन निकल कर आ रहा है वो ये है कि यूएस पाकिस्तान को भी इस वॉर में घसीटना चाहता है। वरना मान भी लेते हैं कि ट्रंप जो बोल रहे हैं उसमें आधी बात सही है कि टैंकर्स पहुंचे हैं और वो पाकिस्तानी झंडों के साथ पहुंचे हैं, तो ट्रंप को ये बात पब्लिक नहीं करनी चाहिए थी, खासकर तब जब पाकिस्तान एज ए न्यूट्रल पार्टी दोनों के बीच मीडिएशन करा रहा है। इससे यह भी जाहिर है कि यूएस मीडिएशन के नाम पर बस ब्लफ कर रहा है। असल वजह यह है कि वो टाइम बाय कर रहा है। इधर ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स पर अटैक करने की होल्ड की लिमिट को 5 से 10 दिन बढ़ा दिया है। यहां पर भी ट्रंप ने कहा कि ईरान ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि 7 दिन बढ़ा दो, मैं थोड़ा सा और लीनियंट हुआ, मैंने 10 दिन कर दी। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में पिछले हफ्ते से यूएस का डिप्लॉयमेंट बढ़ रहा है, मरीन्स आ रहे हैं, पैरा ट्रूपर्स आ रहे हैं, और अब न्यूज आ रही है कि 10,000 एडिशनल सोल्जर्स मिडिल ईस्ट की तरफ और आने वाले हैं। इधर यूएई और सऊदी अरब डेस्परेट हो रहे हैं कि एक जॉइंट ऑपरेशन करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाया जाए। इनके लिए अब यूएस के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ वॉर लड़ना ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट होगा बजाय चुपचाप ईरान की स्ट्राइक सहने के। और अगर आप इस पूरे सिनेरियो को एक साथ आपस में जोड़कर देखेंगे तो एक ही बात सामने निकल कर आती है कि या तो ईरान यूएस के 15 पॉइंट मान ले, जो कि ईरान ने ऑलरेडी मना कर दिया है, या तो डोनाल्ड ट्रंप टैको मार जाएं ये कहते हुए कि हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए हैं और हम ये वॉर जीत गए हैं, और या तो अब यूएस फेज 2 एग्जीक्यूट करने वाला है, जहां पर ये जमीन पर कदम रखने का प्लान कर रहे हैं। अब इनको खर्ग आइलैंड कैप्चर करना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टेक ओवर करना है, या ईरान के अंदर घुसना है। यह भी ठीक से कहा नहीं जा सकता, पर इतना तय है कि अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं होगी सिवाय इस वॉर में इन्वॉल्व होने के। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।